दोस्तों स्वागत है अधिकारी जीएस में। तो हम लोग फंडामेंटल राइट पढ़ रहे थे पॉलिटी में। तो उसमें हम लोग देखते हैं अब संवैधानिक प्रावधान में अनुच्छेद 12 के अंदर क्या दिया हुआ है। तो अनुच्छेद 12 के अनुसार राज्य, तो इसमें राज्य की परिभाषा दी हुई है। राज्य क्या है? जिसके खिलाफ में मौलिक अधिकार हैं। ठीक है, मौलिक अधिकार राज्यों पर दावे हैं। तो राज्य क्या है, राज्य की डिफिनीशन क्या है? तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और पूरे संविधान में सबसे इम्पोर्टेंट कुछ है तो समझने की दृष्टि से तो यही है। तो अनुच्छेद 12 के अनुसार राज्य शब्द में सरकार और संसद, राज्य की सरकारें, विधायिका, स्थानीय सभी स्थानीय प्राधिकरण, नगर पालिकाएँ, पंचायत, जिला बोर्ड, सुधार ट्रस्ट आदि अन्य सभी प्राधिकरण अर्थात भारतीय जीवन बीमा निगम, ओएनजीसी, सेल जैसी सांविधिक अथवा गैर सांविधिक जो प्राधिकरण हैं वो सभी इसमें सम्मिलित हैं। तो राज्य की परिभाषा को हम डिटेल से थोड़ा देखेंगे क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आज लोगों को समझ में जल्दी आता नहीं है। ठीक है, तो इसको देखते हैं। तो इतना तो हमने समझा है अभी, जो अनुच्छेद 12 के अनुसार राज्य में इतने सब शामिल हैं और सब कुछ सुप्रीम कोर्ट के निर्णय द्वारा भी कुछ प्रावधान किए गए हैं, उनको भी समझ लेते हैं। तो इसके अलावा में ये जो परिभाषा दी गई है, इसके अलावा ये केस हुआ था आर डी रेड्डी, याद रखिए केस को, आर डी रेड्डी वर्सेस एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया एआई द्वारा। इसके बीच में एक डिस्प्यूट हुआ था आर डी रेड्डी और एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा। तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने उस समय न्यायमूर्ति पीएन भगवती थे। तो 5 तरीके से उन्होंने बताया कि 5 तरीके से हम पता कर सकते हैं कि जो जो संस्था है वह राज्य के दायरे में आती है कि नहीं आती है। तो वो 5 क्या कहते हैं, तो उसको भी एक बार समझ लेते हैं हम लोग। तो उसमें पहला उन्होंने बताया था कि राज्य के वित्तीय संसाधन जहां राज्य मुख्य वित्त पोषक स्रोत है, अर्थात संपूर्ण शेयर पूंजी सरकार के पास है, क्योंकि संपूर्ण शेयर जो है वो सरकार के पास है, वो भी अथॉरिटी जो है राज्य के दायरे में आएगी या राज्य की एजेंसी कहलाएगी। ठीक ठीक है, तो जब सरकार का पूर्ण शेयर धारता है तो वो भी राज्य के दायरे में आएगा। राज्य का गहरा और व्यापक नियंत्रण अगर किसी पे, दूसरा था कि राज्य का गहरा और व्यापक नियंत्रण है किसी संस्था पे, तो वो भी राज्य के दायरे में आएगा। इसका कार्यात्मक, तीसरा था, इसका कार्यात्मक चरित्र मूलतः सरकारी है, जिसका अर्थ है कि इसके कार्यों का सार्वजनिक महत्व है या वे सरकारी प्रकृति के हैं, तो वो भी राज्य के दायरे में आएगा। और अगला था चौथा नंबर का कि जो सरकार का एक विभाग निगम को हस्तांतरित कर दिया गया है, तो वो भी जो है राज्य के दायरे में आएगा। और अगला था कि इसे एकाधिकार का दर्जा प्राप्त है जो राज्य द्वारा प्रदान किया गया है या राज्य द्वारा संरक्षित है, तो वो भी राज्य के दायरे में आएगा। ठीक है, तो इसमें भी देखिए लिखा हुआ है कि उच्चतम न्यायालय के अनुसार यहाँ तक कि राज्य के एक उपकरण के रूप में काम करने वाला कोई भी निजी निकाय अथवा एजेंसी अनुच्छेद 12 के तरह 12 के तहत राज्य के अर्थ के दायरे में आता है। तो ये बात सुप्रीम कोर्ट ने कहा था। और तो ये इस तरह से परिभाषित 4-5 तरीके से हम देख सकते हैं कि राज्य के दायरे में इनके जो परिभाषा दी गई, इसके अलावा क्या आता है। कभी कभी पूछा जाता है कि जो न्यायपालिका और राज्य के दायरे में आती है कि नहीं आती है। तो न्यायपालिका क्या राज्य के दायरे में आती है कि नहीं, हमारी न्यायपालिका जो है। तो इसके लिए भी एक केस हुआ था, अशोक हुर्रा बनाम अशोक हुर्रा मामला। ठीक है, अशोक हुर्रा केस हुआ था, अशोक हुर्रा केस। तो इसमें कहा, सुप्रीम कोर्ट ने पुष्टि किया था, फैसला सुनाया था कि न्यायिक कार्यवाही करते समय और कोई अगर निर्णय देती है, जो संविधान कह रहे हैं, न्यायपालिका कोई अगर निर्णय देती है तो वो जो निर्णय है वो मौलिक अधिकार के उल्लंघन के दायरे में नहीं आएगा। ठीक है, तो उसके दायरे में नहीं आएगा। और उसने कहा कि यह कानून की एक स्थापित स्थिति है कि न्याय की उच्चतर अदालतें अनुच्छेद 12 के तथा राज्य या अन्य प्राधिकारियों के दायरे में नहीं आती हैं। तो न्यायिक कार्यवाही करते समय जो न्यायपालिकाएं हैं वो कभी भी राज्य के दायरे में नहीं आती हैं। ठीक है, तो इसे कहा गया कि तब तो आप राज्य का जो हमारा, आप तो फंडामेंटल राइट का संरक्षण करती हैं और आप उल्लंघन भी उसका कर सकते हैं। तो कहा कि नहीं, ये उल्लंघन के दायरे में जो भी हम निर्णय देते हैं वो उल्लंघन के दायरे में नहीं आएगा। मगर जब हम प्रशासनिक कार्य करेंगे, तो सुप्रीम कोर्ट ने तर्क दिया कि लोगों ने बहुत सवाल उठाने लगे कि जैसे कहने लगे कि
तो आप मतलब कि मौलिक जो अधिकार है उसका उल्लंघन कर सकते हैं। तो कहा कि नहीं। तो उसने तर्क क्या दिया था कि जब कोई उच्च न्यायालय न्यायिक निकाय या न्यायिक रूप में कार्य करता है तो वह राज्य की परिभाषा के अंतर्गत नहीं आएगा, लेकिन जब वह कोई प्रशासनिक कार्य करता है, कोई अगर प्रशासनिक कार्य करता है, जैसे कोई परीक्षा आयोजित किया उसने, जैसे कोई परीक्षा आयोजित किया, तो वह राज्य के परिभाषा के अंतर्गत आएगा। तो ठीक है, तो उन्होंने बताया कि जब कोई न्यायपालिका कोई परीक्षा आयोजित कर रही है या कोई प्रशासनिक कार्य कर रही है, तो उस समय जो है न्यायपालिका राज्य के दायरे के अंतर्गत आएगा। ठीक। और उसके जब जब प्रशासनिक कार्य अगर किसी मौलिक अधिकार का हनन कर रहा है, तो उसका जो है उस पर जो है आर्टिकल 32 के तहत वो खुद न्यायपालिका पर ही सुनवाई करने को सुप्रीम कोर्ट तैयार होगा। ठीक है। उल्लंघन के मामले में केस दर्ज किया जा सकता है जब वह कोई न्यायपालिका जब प्रशासनिक कार्य करते समय किसी का मौलिक अधिकार को उल्लंघन करती है, तो उस केस में इसने कहा था कि तब केस आप कर सकते हैं आर्टिकल 32 के तहत। ठीक है। तो काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो इसमें बहुत घाल-मेल है। तो आप ये बात समझिए कि न्यायपालिका जब न्यायिक कार्रवाई करेगी तो वो मौलिक तो तब वो राज्य के परिभाषा के दायरे में नहीं आएगी, मगर जब वो प्रशासनिक कार्य करता है और किसी के मौलिक अधिकारों का हनन करता है तब वो राज्य के दायरे में न्यायपालिका आती है। ठीक है। तो इस बात की बारीकियों को समझ लीजिएगा थोड़ा। ये अशोक हुर्रा केस में उन्होंने बताया था। तो आर्टिकल ये 12 था। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। राज्य की परिभाषा पहले समझिए कि राज्य है क्या, जिसके विरुद्ध ये हमारे जो फंडामेंटल राइट हैं वो दावे हैं, और वो बार बार कहते हैं कि राज्य किसी के मौलिक अधिकारों को सीमित नहीं कर सकता है, उसको रोक नहीं सकता। तो राज्य के विरुद्ध ये दावे हैं। तो जो ये परिभाषा में शुरुआत में हमने पढ़ा था पहली वाली वीडियो में, जो जहाँ पे मौलिक अधिकार की परिभाषा दी गई थी, उसमें बार बार राज्य का यूज हो रहा था। तो वो राज्य की परिभाषा में ये सारे प्राधिकार आते हैं। ठीक है। अभी 2019 से 20 में एक केस हुआ था। तो किसी ने केस किया था, तो दिल्ली हाईकोर्ट ने एक निर्णय दिया था कि जो अंतर्राष्ट्रीय जो यूएन है, यूएनओ है, ये जो संयुक्त राष्ट्र संघ है, वो है राज्य के दायरे में नहीं आता। भारतीय राज्य के दायरे में वो नहीं आता। तो किसी ने केस कर दिया था, तो उसमें दिल्ली हाईकोर्ट ने निर्णय दिया था कि संयुक्त राष्ट्र संघ हमारे राज्य के दायरे में नहीं आता है। तो इस बात की गलतफहमी को अपने मन से निकाल दीजिए कि वो राज्य के दायरे में आता है। ठीक है। तो एक मोटा मोटी इसको याद रखिएगा कि जो संयुक्त राष्ट्र संघ है वो राज्य के दायरे में नहीं आता भारत के। तो हम ये समझ रहे हैं कि आप समझ गए होंगे कि राज्य की परिभाषा क्या होती है। ठीक है। अब इसमें आर्टिकल 13 को देख लेते हैं। आर्टिकल 13 में क्या है, तो मूल अधिकारों से असंगत कानून, अनुच्छेद 13 में इसको बताया गया है कि क्या है 13 अनुच्छेद। तो अनुच्छेद 13, मूल अधिकारों के असंगत अथवा उसके अल्पीकरण करने वाले कानून शून्य होंगे। ठीक है। तो स्पष्ट रूप से न्यायिक परीक्षण या न्यायिक समीक्षा के सिद्धांत का प्रावधान ये करता है। तो इसी के तहत न्यायिक समीक्षा का सिद्धांत है न्यायिक पुनरावलोकन, जिसको कहते हैं न्यायिक समीक्षा। न्यायिक समीक्षा जो होती है, जब कोई जो एक्ट अधिनियम जब है संसद से या विधानमंडल से पारित होता है, तो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट उसका जो न्यायिक परीक्षण करती है और वो मौलिक अधिकार का उल्लंघन करती है, संविधान का उल्लंघन करती है, तो उसको शून्य घोषित कर दिया जाता है। तो न्यायिक परीक्षण का सिद्धांत जो आर्टिकल 13 से ये निकलता है, और उसमें ये कहा गया कि मूल अधिकारों से असंगत अथवा उनका अल्पीकरण करने वाले कानून शून्य होंगे। ठीक है। अनुच्छेद 13 में कानून जो लॉ है, तो लॉ शब्द को परिभाषित किया, कानून को परिभाषित किया गया है। तो केंद्र और राज्य द्वारा अधिनियमित अस्थायी कानून राष्ट्रपति द्वारा प्रख्यापित अध्यादेश आदेश के तौर पर प्रत्योजित विधान या कार्यपालिका द्वारा आदेश को दिया गया है, वो के सांविधिक लिखित कानून का बल रखने वाला रूढ़ि या जो परंपरा हमारे है, रूढ़िवादी परंपरा अथवा प्रथा, सब ये लॉ के दायरे में आएगी। तो क्या क्या आएगा, तो संसद और विधानमंडल द्वारा अधिनियमित कोई भी कानून है वो, राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश जो जारी कर दिया जाता है वो, राष्ट्रपति का आदेश, ठीक है, और कार्यपालिका का आदेश, ठीक है, कानून का बल रखने वाली रूढ़ी प्रथाएं जो होती हैं, वो रूढ़िवादी प्रथाएं हैं, वो सारे जो हैं लॉ के दायरे में आएगा। ठीक है। तो आर्टिकल 13 में उल्लेखित है कि इस अनुच्छेद की कोई भी बात अनुच्छेद 368 के अधीन
किए गए किसी भी संविधान संशोधन पर लागू नहीं होगी। तो 13(4) में कहा गया था। 13(4) जब जो हाई सुप्रीम कोर्ट है हमारा, उसके बीच और जो प्रधानमंत्री उस समय इंदिरा गांधी थी, उनके बीच जब एक तनातनी की बात चल रही थी, तो कोई चीज़ वो लाना चाहती, जैसे उसी टाइम पे इमरजेंसी उन्होंने इम्पोज किया था 2-3 साल बाद में, तो उसी समय वो क्या की कि एक संशोधन लाई थी और उन्होंने कहा कि जो हम 368 के तहत कोई भी अगर संशोधन करते हैं तो वो जो है, वो संशोधन जो है, ये आर्टिकल 13 में जो लॉ लिखा हुआ है, ये कानून लिखा है, इसके दायरे में नहीं आएगा। ठीक है। तो आर्टिकल 4 में उन्होंने ये प्रविष्ट कराया था। 24वां संविधान संशोधन अधिनियम 1971 के माध्यम से उन्होंने ये संविधान संशोधन किया था। तो उन्होंने कहा था कि कानून के दायरे में या लॉ के दायरे में 368 के तहत संशोधन है वो नहीं आएगा। ठीक है। तो उन्होंने कहा कि 13(4) में उल्लेख किया कि इस अनुच्छेद की कोई भी बात अनुच्छेद 368 के अधीन किए गए किसी भी संविधान संशोधन पर लागू नहीं होगी। ठीक है। तो याद रखिएगा इसको, काफ़ी इंपॉर्टेंट था ये। ठीक। 24वां संविधान संशोधन आया था 1971 में। हालांकि जब केशवानंद भारती विवाद हुआ था 1973 में, तो उच्चतम न्यायालय ने माना कि किसी भी संविधान संशोधन को इस आधार पर चुनौती दी जा सकती है कि वह मूल अधिकारों का उल्लंघन कर सकता है जो संविधान की मूल संरचना का हिस्सा है, इसलिए उसे शून्य घोषित किया जा सकता है। ठीक। तो केशवानंद भारती 1973 में उच्च न्यायालय ने माना कि किसी संविधान संशोधन को इस आधार पर चुनौती दी जा सकती है कि वह मूल अधिकार का उल्लंघन करता है जो संविधान की मूल संरचना का हिस्सा है, इसलिए उसे शून्य घोषित कर दिया जाएगा। देखिए 71 में आता है कानून कि 13(4) के तहत में जो 368 के तहत कुछ भी हम संशोधन करेंगे, चाहे मौलिक अधिकार में, चाहे कहीं भी, आप उसको रोक नहीं सकते हैं। आप संसद को रोक नहीं सकते या प्रधानमंत्री को रोक नहीं सकते हैं इसको संशोधन करने से संविधान में। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ठीक है, हम सही बात है, हम नहीं रोक नहीं सकते हैं। ठीक है। मगर हम एक चीज़ और लेके आएंगे कि आप पूरा संविधान में संशोधन करिए, हमको कोई दिक्कत नहीं है, संशोधन करिए आप, मगर संविधान का जो बेसिक स्ट्रक्चर है या मूल संरचना है उसमें कोई चेंज नहीं आना चाहिए। ठीक है। तो इसको मान लिया था उन्होंने, ठीक है आप संशोधन कर सकती हैं, मगर संविधान का जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसमें चेंज आप नहीं ला सकती। तो पूछी सरकार ने पूछी कि वो बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, कहा कि हम नहीं बताएंगे। जब आप कोई कानून लाइए, कानून पारित करिए, अगर वो किसी इस तरह का किसी भी मौलिक अधिकार का उल्लंघन करता है तो उस समय मैं परिभाषित करूंगा कि ये जो है संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर है क्या। तो इसी वजह से अभी तक हम लोग को ज़्यादा पता नहीं है कि बेसिक स्ट्रक्चर है क्या। तो किसी केस में नया बेसिक स्ट्रक्चर भी निकल के आ सकता है। तो कुछ बेसिक स्ट्रक्चर जिसने मूल जो संरचना है संविधान का, उसका जो है हिस्से के रूप में कुछ जो केस आए थे, तो केस में उन्होंने 10-12 परिभाषित किया, उसको हम आगे देखेंगे। मगर अभी तो पूरा टोटल उसका डिफिनीशन कोई मिली नहीं है हमको कि जो मूल संरचना है संविधान की वो क्या है। वो समय समय पे सुप्रीम कोर्ट इसको डिसाइड करती रहती है। तो लास्ट में सुप्रीम कोर्ट ने माना कि हाँ, आप संसद को माना कि संसद संविधान के किसी भी हिस्से में संशोधन कर सकती है। वो मूल अधिकार हो, जब फंडामेंटल राइट हो, ड्यूटी हो, किसी चीज़ में संशोधन कर सकती है, मगर वह मूल संरचना उसका प्रभावित नहीं कर सकती। तो यही संसद पूछी कि मूल संरचना है क्या, तो कहा कि हम नहीं बताएंगे, जब कोई बात विवाद होगा तो उसमें जब मैं निर्णय दूंगा तो आप समझ लीजिए कि मूल संरचना क्या है। ठीक है। तो आर्टिकल 13 जो है इस तरह की बात करता है। तो 13 को समझिएगा, यह मूल अधिकारों से, इसमें लिखा सबसे पहले यही लिखा था जब संविधान हमारा लागू हुआ था, तो ये लिखा था मूल अधिकारों से असंगत या उसको अल्पीकरण करने वाले जो कानून होंगे वो न्यायिक समीक्षा के दायरे में आएंगे। ठीक है। और अगर वो अल्पीकरण करते हैं या उसको छोटा करते हैं या उसको हटाते हैं जो हमारे फंडामेंटल राइट है, तो वो शून्य घोषित हो जाएंगे। तो इसमें अगर पहला जो दिया हुआ है कि मूल अधिकारों से असंगत अथवा उनका अल्पीकरण करने वाले कानून शून्य होंगे, तो ये न्यायिक समीक्षा का जो पावर है सुप्रीम कोर्ट को आर्टिकल 32 के तहत मिला है और हाई कोर्ट को मिला है आर्टिकल 226 के तहत मिला है। तो इसको भी याद रखिएगा। इसी के तहत जो न्यायिक समीक्षा की जाती है, 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट करता है और हाई कोर्ट करता है 226 के तहत। ठीक है। तो ये बात याद रखिएगा। तो आर्टिकल 13 में दो चीज़ याद रखना है कि न्यायिक समीक्षा जो है वो आर्टिकल 13 से प्राप्त हुआ है, 32 सुप्रीम कोर्ट और 226 हाई कोर्ट। और जो 13 में कानून या ला या विधि है, इसमें विधि लिखा गया है, विधि
जिसको लॉ कहा गया है, यहाँ कानून भी लिखा हुआ है। तो विधि मेन आप मानिए, विधि जो है क्या है, तो विधि का अर्थ है कानून। कानून मतलब कि एक्ट, जो जिसको जिसको हम क्या कहते हैं, अधिनियम कहते हैं। अधिनियम हो गया, अध्यादेश हो गया, आदेश हो गया, उपविधि हो गई, नियम हो गया, विनियम हो गया, अधिसूचना हो गई, कस्टम हो गई, या ऐसा व्यवहार जिसे कानून की शक्ति प्राप्त हो। तो उसमें प्रथा भी शामिल हो गई, रूढ़िवादी प्रथाएं जो हैं वो भी शामिल हो गई। तो ये सब जो है अनुच्छेद 13 के तहत में विधि मानी जाएंगी। ठीक है। और अनुच्छेद 13 के द्वारा न्यायिक समीक्षा के दायरे का विस्तार किया गया है और भारतीय न्यायपालिका के पास सिर्फ प्रशासनिक कार्रवाइयों में निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए ही नहीं, बल्कि विधायी सक्षमता के सवाल पर भी मदद ली जा सकती है हमारी न्यायपालिका से। ठीक है। जहां मुख्य रूप से केंद्र राज्य संबंधों के संदर्भ में प्राधिकार का जो प्रश्न उठता है तब की बात कर रहा है। तो मेनली बात यह है कि विधि में ये कानून है या विधि है, ये शब्द में क्या क्या परिभाषित है उसकी परिभाषा 13 में दी गई है, इसको याद रखना है। और 13(4) में ये लिखा गया 24वां संविधान संशोधन द्वारा कि अनुच्छेद 368 के तहत किया गया संविधान संशोधन जो है वो विधि के अंतर्गत नहीं आएगा। ठीक है। मगर केशवानंद भारती ने कहा कि ठीक है कि आप विधि के संविधान 368 के तहत अगर संशोधन करते हैं उसको विधि नहीं मानेंगे, मगर अगर 368 के तहत का संशोधन अगर कभी भी मूल संरचना जो है हमारी संविधान के का जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसको अगर प्रभावित करता है तो उसको हम मानेंगे और उसको हम शून्य कर देंगे, विधि मानेंगे और उसको हम शून्य घोषित कर देंगे और अमान्य घोषित कर देंगे आर्टिकल 32 के तहत या 226 के तहत। ठीक है। तो दोनों आर्टिकल के तहत ऐसा कर दिया जाएगा। ये कहा था सुप्रीम कोर्ट ने केशवानंद भारती 1973 के केस में। ठीक है। तो 12 और 13 का ये पूरा डिटेल में हमने आपको समझा दिया है। अब इससे बाहर इन दोनों से क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। ठीक है। चलते अब जो हमारे मूल जो संविधान है वो संविधान करें फंडामेंटल राइट हैं जिसमें 14 से लेकर 30 तक दिए गए हैं, उनके बारे में भी हम लोग बारी बारी से अध्ययन कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग समानता का अधिकार देखेंगे। ठीक है। इसको भी हम बहुत डिटेल से ही पढ़ेंगे। तो चलिए ठीक है, देखते हैं।